बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। 3.25 लाख फ़ौज 20 साल से अफ़गानिस्तान में अंडर यूएस ट्रेनिंग रूल कर रही थी अफ़गानिस्तान के अंदर, और वो जो 20 साल का जो इक़्तिदार है, जो 20 साल का रूल है, जो 20 साल की हुक्मरानी है, उसका हमने देखते ही देखते इख्तिताम देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली, वैसे तो खैर मैं पर्सनल ओपिनियन बाद में ही जाके शो में देती हूँ, लेकिन आज शुरू में दे दूँगी। पर्सनली जब ये खबरें आ रही थी तो मुझे लगा कि कुछ वक्त लगेगा पूरे अफ़गानिस्तान को तालिबान के कंट्रोल में आने के लिए, लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं लगा। अफ़गानिस्तान बदल रहा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अफ़गानिस्तान बदल गया है तो कुछ गलत नहीं होगा। 20 साल यानी आज से 21 साल पहले वहाँ पे तालिबान की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका हो या पाकिस्तान, तो खैर उस टाइम पे इतना शायद वोकल नहीं था, लेकिन अमेरिका हो या इस तरह के जो भी डेवलप्ड और सिविलाइज्ड ममालिक थे, वो उस टाइम पर तालिबान का जो रूल था अफ़गानिस्तान में उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे कि बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं देते हैं, टॉर्चर करते हैं, और हज़ारों किस्म के अनगिनत इल्ज़ामात थे तालिबान और उनकी हुकूमत के ऊपर। और फिर हमने देखा कि अमेरिका फोर्सेस आती हैं और इस हद तक इंट्रूप कर जाती हैं, इस हद तक अंदर चली जाती है अफ़गानिस्तान में कि अफ़गानिस्तान की जो भी फ़ौज है उसकी तनख्वाहें भी अमेरिका दे रहा था। हुकूमतें बदलती रही अमेरिका में, लेकिन पॉलिसी अफ़गानिस्तान के लिए सेम रही। पिछले कुछ सालों से, जब से मैं जर्नलिज्म में एक्टिव हुई, मैंने सुनना शुरू कर दिया था कि अमरीकी फ़ौज का इनखला होने वाला है, अमरीकी फ़ौज का इनखला होने वाला है, और फाइनली वो इनखला हुआ। लेकिन मज़े की बात पता क्या है, वो जिस दिन अमरीकी फ़ौज का इनखला हुआ उसी दिन तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। बहुत से जय्यद तज्ज़ियाकार, बहुत से जय्यद पॉलिटिशियंस इस चीज़ को एक जुमले में बंद करते हैं, और वो जुमला ये है, तालिबान का मुल्क था, उनको वापस मिल गया। अच्छी बात है, तालिबान ने 20 साल तक बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी और उसके बाद उन्होंने सुपर पावर को पसपा किया, ठीक है, क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही? पाकिस्तान इस पूरे तनाजुर में क्या कर रहा है? हमारा हमसाया है, पाकिस्तान का की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान का क्या रोल है, हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है, तालिबान का मुल्क है, वो अपने मुल्क में जो चाहे मर्जी करें, लेकिन वो जो करेंगे क्या उसका असर पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी और हम पाकिस्तानी क्या करेंगे, आज इसी चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट आपके सामने वेरी ऑनरेबल जी इफ्तिखार अहमद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद मोहसिन बेग साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया है, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। इफ्तिखार साहब, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली रहनुमाई चाहती हूँ, बिकॉज वट एवर वॉज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, मेरे एक्टिव और मुझ जैसे बहुत से जर्नलिस्ट के एक्टिव जर्नलिज्म करियर के शुरुआत में ही ये चीज़ें होना शुरू हो गई थी, तो शायद हमारे दिमाग इतने पुख्ता नहीं थे उस टाइम पर कि हम इस चीज़ को समझ पाते। क्रेडिट दे दें तालिबान को जो देना है। मैं देख रही थी ये सिराजुल हक साहब जो है वो मुबारकबाद पेश कर रहे थे, मैंने देखा मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो मुबारकबाद दे रही थी कि भाई अफगानिस्तान को, अफगान अवाम को मुबारकबाद हो। क्या वाकई इस लेवल पर ये बात पहुंच गई है? क्या ये कबल अज़ वक्त नहीं है मुबारकबादी? पर आपको इस बात पे इख्तिलाफ है कि मुबारकबाद दी गई? मैं तो सर पूछ रही हूँ, मेरा ख्याल है कि क्योंकि सॉरी फॉर इंटरजेक्शन, वो इसलिए सर मैं कह रही हूँ क्योंकि जो मैंने मनाजर देखे, एयरपोर्ट से लोग भाग रहे हैं, जहाज के पड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, सर ये तो उसी मुल्क के मनाजर जैसे 1947 में पाकिस्तान के ये मनाजर होंगे, जब कोई नया मुल्क बनता तो ऐसे मनाजर आते। जी सर, बात ये है कि 1947 में ना जहाज़ों के परों पे कोई जा सकता था, तो पुरानी ट्रेनें थी, माल ट्रेनें, उसमें आते थे, डेड बॉडीज पड़ी थी और लाशें उससे भरी होती थी। उसको नए कंपैरिजन करें विद सिचुएशन इन काबुल। देखो बात यह है कि मैं बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और डेमोक्रेट होने की हैसियत में ये हक अफगानियों को देता हूँ कि वो अपनी का फैसला खुद करें। मैं कोई नहीं हूँ जो उनको समझाऊं कि उन्होंने किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको अबूरी बनाना है, किसको मुकम्मल बनाना है। ये मशवरा फिर मैं चाइना को भी दूंगा, फिर ये मशवरा मैं रूस को भी दूंगा, और सबसे पहले मैं ये मशवरा फिर मैं भारत को भी दूंगा। तो फिर अगर मैं उनको ये मशवरे दूंगा तो फिर उनका भी हक होगा कि वो मुझे मशवरे दें। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिटिक्स है, इसमें ये मुनासिब नहीं है कि हम इस किस्म की हरकत करें। मैं एग्री नहीं करता इस बात। पहली बात, आई रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान,
अब सवाल ये है कि आप चूंकि उस मुल्क में रहते हो जहाँ पे आपकी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान आपके साथ एक ऐसी रियासत के तौर पे हो जो आपकी मर्जी के ताबे हो, ये अब मुमकिन नहीं और होना भी नहीं चाहिए। आपने पहले रूसियों को वहां पे आए तो आपने कहा कि हम रूसियों के खिलाफ जंग लड़ेंगे, इसलिए कि रूसी यहाँ पे आए तो गर्म पानियों तक चले जाएंगे। उसकी आड़ में वियतनाम की शिकस्त का बदला लेने के लिए सारा खेल हुआ। रूसी तो गर्म पानियों तक पहुंच गए, चाइनीज भी पहुंच गए, तो किधर गई आपकी वो सारी की सारी फिलॉसफी और फलसफा जिसकी पट्टी हमें पढ़ाई जाती रही कि जनाब ये बहुत गलत हो जाएगा, वहां पे एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो हमारी फेवर की होनी। क्यों भाई, इसलिए हाँ, उनको मैं ये इजाजत नहीं दे सकता कि वो मुंह उठा के पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं और यूरो 9 को रिस्पेक्ट न दें। मैं उनको ये इजाजत नहीं दे सकता और न मैं दूंगा। मैं उस वक्त भी नहीं देता था जब लोग कहते थे उधर भी पख्तून है, इधर भी पख्तून है। तो भाई मैं भी इधर पंजाबी हूँ तो अमृतसर में भी पंजाबी है, तो वागे के बॉर्डर को मैं तस्लीम करता हूँ क्योंकि वो उसको तस्लीम किए बगैर मेरी रियासत मुकम्मल नहीं होती। तो ड्यूरल लाइन को तस्लीम किए बगैर, उसकी रिस्पेक्ट किए बगैर मेरी रियासत का तस्वर ही मुकम्मल नहीं होता। वेरी राइटली सेड। मैं वापस आऊंगी हो रहा है जो नहीं, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। जो वहाँ पे हो रहा है वो मुमकिन है हमारे बहुत से पॉलिसी साज अफराद के ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो, लेकिन मैं हर मुल्क के अवाम की आज़ादी और उनका जो हक राय दही है और जो हक जमहूरियत है उसका एहतराम करता हूं। राइटली सेड। आई गेट बैक टू इफ्तिखार साहब। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। बेग साहब, आपने इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू तो सुनी। मेरे लिए थोड़ा सा अर्ली है स्टेज पर कि मैं इफ्तिखार साहब की सारी बातों से एग्री करूं कि आधी बातों से एग्री करूं। आई एम स्टिल सॉर्ट ऑफ इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि मुझे अपनी पर्सनल एक डिसीजन करनी है, तो आप भी मेरी थोड़ी रहनुमाई करें। इफ्तिखार साहब ने बड़ी खूबसूरती से बोला रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। क्या आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बताना पसंद करेंगे, अगर आपको क्लियर है कि जो अफगानिस्तान में हुआ, वो कहते हैं ना, वो क्या अंग्रेजी का फ्रेज है, दे केम, दे सॉ एंड दे कॉन्कर्ड, ऐसे हुआ ना, जो यहाँ इनखलाब हुआ वहाँ उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। और ये वादे थे, तालिबान ने बोला कि भाई 21 साल में जो कुछ किया हम खुलेआम माफ़ी का ऐलान करते हैं। क्या ये वाकई खुलेआम माफ़ी होगी? द पॉइंट इज कि जो वहाँ पर हुआ, क्या वो वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया? सर, पहले हम इस चीज़ के ऊपर तो क्लैरिटी कर लें। बिल्कुल नहीं किया। बेसिकली बहुत थोड़ी तादाद है इनकी, और जो तर्ज हुकूमत ये पहले कर रहे थे, मेरा ख्याल में इसी तरीके की तर्ज हुकूमत ये अब करेंगे। और इस्लाम को ज़ेर बहस ला के उसके तहत पिछली हुकूमत में भी इन्होंने जिस तरीके से ऑपरेट किया, उस पर बहुत से लोगों को ये एतराज़ था। मैं समझता हूँ कुछ एतराज़ात लोगों के जायज़ भी थे। और बात यह है कि नेचुरली जिसके पास इतनी जंगजू और पावर हो, अगर तो ये तालिबान इतने ही ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल और जंगजू थे, तो फिर जब अमेरिका बैठा रहा 20 साल तो ये कब्ज़ा नहीं कर सके। यहाँ तो ये जाके किसी अमेरिका पे कब्ज़ा कर लेते या किसी और मुल्क पे कर लेते, तो फिर मैं कहता ये इनकी ज़मीन है। जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा, जैसे ही अमेरिका गया उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और जो दूसरी बात है, 3.5 लाख या 3 लाख फौज जो अफ़गानिस्तान में तैयार की गई, देखिए वहाँ का सिस्टम ऐसा है, ट्राइब्स हैं और बहुत से ट्राइब्स को मिला के एक फ़ौज बनाई गई, जिसको आप इकट्ठा करके एक नेशनलिज्म नहीं ला सके। तो जैसे वो अपने ट्राइब के लिए तो लड़ सकता है, लेकिन वो एज ए अफ़गान सिपाही किसी अपने अफ़गानी के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है। किसी भी फ़ौज का, कोई भी फ़ौज दुनिया में ऐसी नहीं है जो अपने अवाम के साथ लड़ सके। तो देखना यह है कि इसका पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। नेचुरली अमेरिका जब गया तो जो गवर्नमेंट्स जैसे बैठाई हुई थी अमेरिकन ने, वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी, इसीलिए उसका कोलैप्स आप देखें दिनों में हो गया। और आपकी बात ठीक थी, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे शायद कोई हफ्ते महीने लगेंगे, लेकिन ये तो दिनों और घंटों में हुआ जो कुछ हुआ। तो इस पे बहुत से लोग मुख्तलिफ स्टोरीज दे रहे हैं। फेलियर अमेरिका के इस हद तक है कि उन्होंने बहुत कोशिश की
स्टेबल गवर्नमेंट को और इस पुलिस को और आर्मी को ट्रेन करने की, वो बेचारे नहीं हो सके, वो सस्टेन नहीं कर सके तालिबान के सामने। तो अब जो भी हुकूमत वहाँ बनेगी, नेचुरली इलेक्शन जिस बेस पे, जिस इल्ज़ामात के तहत इनकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई थी, ह्यूमन राइट्स, इलेक्शन, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अब वही सिस्टम वापस आ गया 20 साल बाद। और वही तर्ज हुकूमत अगर ये करेंगे, ये तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और आप इन पे इम्पोज भी नहीं कर सकते कि जमहूरियत होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। वो अपने में से एक साहब को बना देंगे। और वो चाइना में भी, जैसे इफ्तिखार भाई ने कहा, सिस्टम वही है। लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक, खासकर अमेरिका, वो इम्पोज करता है जहाँ उसका दिल करता है, वो इम्पोज भी करता है, इंटरफेयर भी करता है कि जी जमहूरियत होनी चाहिए। हालांकि सऊदी अरब देख लीजिए, सारे गल्फ कंट्रीज देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, वहाँ कौन सी जमहूरियत है। तो इम्पोज नहीं करना चाहिए। और दो चीज़ें साबित हुई, एक तो जो पपेट गवर्नमेंट्स होती हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सी पपेट गवर्नमेंट्स हैं जो इसी तरह ही मुसल्लत कर दी जाती हैं, अवाम की उसमें राय उस तरीके से शामिल नहीं होती। अफ़गानिस्तान में भी सारे लोग तालिबान के हामी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। और जो तालिबान के तर्ज हुकूमत और गवर्नर से इख्तलाफ करते हैं, वो इस वक्त आप देख लीजिए, वो जहाज़ों को पहियों से लिपट रहे हैं, वो बॉर्डर पे आके इकट्ठे हुए हैं, उन बेचारों को रास्ता नहीं मिल रहा कि कहाँ वो जाएं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो सिचुएशन अनफोल्ड होगी, उसी से पता चलेगा कि अफगान तालिबान क्या चाहते हैं। और एक बात और, हम भी ये चाहते हैं कि वो अपनी हुकूमत अपने मुल्क तक रखें, अपना फलसफा, अपनी गवर्नेंस वो दूसरों पे इम्पोज ना करें। मैं इस तरफ आती हूँ सर, आई थिंक सो कि हम सबका बेसिकली, और मैं भी एंकर की सीट के ऊपर बैठे हुए भी, हम सबका शायद यही कंसर्न है कि वो जो चाहते हैं ठीक है अपने मुल्क तक रखें, हमारा मुल्क क्या चाहता है और हमसे वो क्या चाहते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करूँ। मुझे एक छोटा सा कमेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब से लेना है, इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ। कर्नल साहब, आप लोगों ने, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है। द पॉइंट इज़ कि जिस तरीके से तालिबान की जब पहले गवर्नमेंट थी, तब सोशल मीडिया नहीं था, तब इतनी वॉइसेस नहीं थी, तब इस तरह से खुलकर तब तक जो है इतनी खुलकर के बात नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया है, सो वी हैव टू सी कि जो तालिबान हैं वो अपनी गवर्नेंस के अंदर कोई चेंज लाते हैं नहीं। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद आके लूँगी। एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, मोहसिन बेग साहब आज की डिस्कशन में बने हुए हैं हमारे साथ। जी कर्नल साहब, क्या जो तालिबान है वो आजकल के दौर के हिसाब से अपने आप को हम आहंग करेंगे, ऑन द सेम लेवल आएंगे? सोशल मीडिया बातें तो बड़ी कर रहे हैं, मतलब मैं सुन रही हूँ कि उनके जो बयानात वहाँ से आ रहे हैं कि नहीं, अब एक तो खुली माफ़ी का भी ऐलान किया है, जिसने जो कर दिया बस ठीक है, इस जंग के हम ख़त्म करते हैं। दूसरा ये कि जी औरतों को पढ़ने भी देंगे, काम भी करने देंगे, इस किस्म की। लेकिन क्या ये वाकई सारी चीज़ें होंगी? आपने एक अंग्रेज़ी का मुहावरा यूज़ किया था, मैं भी एक मुहावरा यूज़ करना चाहूँगा कि फॉक्स नोज़ मैनी थिंग बट द हेजहॉग नोज़ वन बिग थिंग। तो अभी हमें इस सिचुएशन में वो हेजहॉग ढूंढना होगा जो कि वो एक वन बिग थिंग जानता है, जो कि शायद इस क्राइसिस का, इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया कि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो उन लोगों की मर्ज़ी से होनी चाहिए। फिर आपने पूछा था कि ये अब इन्वायरमेंट चेंज्ड है, ये इस वक्त अगर आप देखें तो जब पहले तालिबान आए थे 96 में, तो एक मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी, या थी तो बहुत छोटी थी और अर्बन सेंटर्स के गिर्द थी अफ़गानिस्तान में। अब जो है एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो पढ़ी लिखी है, वो लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, दे आर वेरी कन्वर्सेंट विद इंटरनेशनल जो एक टीचिंग्स हैं, एक एस्पिरेशंस हैं, उसके साथ अटैच्ड हैं। बहुत सारे जो हैं वो डायस्पोरा अब बहुत वेस्टर्न कंट्रीज़ में है और जो टू एंड फ्रो ट्रैवल करता है। सो अब अफ़गान सोसाइटी चेंज हो गई है। तो तालिबान जिस वेव के ऊपर आए हैं और काबुल में एंटर हुए हैं, वो वेव जो है जिसको उन्होंने राइड करके काबुल में एंटर हुए हैं, वो वेव ये डिफ़ाइन करती है कि अब, और वो कह भी रहे हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि अब इस दफ़ा हम चेंज होंगे, क्योंकि दुनिया का ये कंसर्न है कि कौन से शरीयत लॉ ये लेके आएंगे, ख़वातीन का क्या स्टेटस होगा, और जो इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं वो होंगी या नहीं होंगी। अगर तालिबान इसको आउटराइटली डिनाई करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर वो शरीयत और वो चीज़ें जो है वो उससे वो कर लेंगे जो कि वो नहीं कर सकते। और अगर वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, तो फिर वो फेवर जो, या वो जो एक जगह है जो उनकी, जो जिस वेव पे वो आए हैं कि जी अब हम बहुत डिफरेंट हैं,
हम पहले से मुख्तलिफ हैं, हम ख़वातीन को लिबर्टी देंगे, लिबर्टी इन अ सेंस कि दिस मच लिबर्टी टू वर्क एंड प्रोग्रेस एंड गेट एजुकेशन, वो सारी लिबर्टी देंगे। तो एक ऐसी चीज़ है जो अभी इस वक्त हम डिफ़ाइन नहीं कर सके तालिबान की क्या पॉलिसी होगी। तालिबान अब जो अफ़गान तालिबान हैं ये अब प्रॉब्ली इनकी जो मुल्ला ज़ाकिर हैं वो काबुल में पहुंच गए हैं, इनके बाकी जो लोग हैं लीडरशिप वो भी दोहा से, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो इनकी मिलिट्री लीडरशिप है वो तो काबुल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो मुल्ला याकूब का सेगमेंट है वो विच इज़ ऑलरेडी देयर। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक दो दिन में काबुल में आ जाएगी, और काबुल में आने के बाद आई थिंक उस वक्त फिर ये अनाउंसमेंट्स इनकी होंगी और फिर हम कुछ क्लियरली कह सकते हैं, क्योंकि ये 21st सेंचुरी बहुत मुख्तलिफ है और इसमें जो आम अफ़गान था वो भी इस 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी, AI, सोशल मीडिया से किसी ना किसी तरह, चाहे कम ही हो लेकिन लिंक्ड है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान क्या कर रहा है? आप तीसरा मैंने इफ्तिखार साहब से भी पूछा, इफ्तिखार साहब ने कहा कि मुझे लगता है बीनिश आपको शायद ये एतराज़ है कि जल्दी मुबारकबाद दे दी। पाकिस्तान के कुछ सेक्शंस, कुछ एनालिस्ट भी, मैं टीवी पे सुन रही थी कि कुछ एनालिस्ट भी कहते भाई मुबारक हो, यू नो, और पॉलिटिशियंस भी, बल्कि सरबराहान बहुत सी पार्टीज के, सिराजुल हक साहब कह रहे थे, ये मौलाना फजल रहमान साहब, मतलब क्या वाकई पाकिस्तान का एक किरदार होना चाहिए? क्या कोई ऐसी बात है कि हमें उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए? सर आ रही जी सर आई एम ऑल देयर टू लिसन टू यू, बट जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखिए पाकिस्तान ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो एज ए फैसिलिटेटर जो है, वी आर रेडी टू असिस्ट एवरी सेटअप जो भी आएगा उसको एज ए फैसिलिटेटर, बट नॉट एज ए गारंटर। लेकिन जो पाकिस्तान का जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें अब क्या करेगा, वो डिफ़ाइन करता है वो चंद आने वाले दिन, उसके बाद कि क्या पाकिस्तान का क्या रोल होगा। जो रीजनल कंट्रीज हैं, हमारी हुकूमत में इतनी कैपेसिटी है कि वो ये रोल डिसाइड कर सके कि अफगानिस्तान के साथ उनको क्या ताल्लुकात बनाने हैं? इसका जवाब दीजिए, मैं फिर इफ्तिखार साहब से लूंगी अगर आपको थोड़ी रिलक्टेंस हुई इसका जवाब देने में। नहीं, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया कि उसका क्या रोल होगा। पाकिस्तान का रोल फैसिलिटेटर का होगा और वो पाकिस्तान इज रेडी टू। इफ्तिखार साहब अपनी बात आप कीजिएगा, मेरा सवाल ले लीजिए। मेरी जो है ना यादाश्त अच्छी नहीं है आपकी यादाश्त की तरह। मुझे बताइए, जो फैसिलिटेटर से गारंटर का ये जो एक रोल होगा, अभी ये कह रहे फैसिलिटेटर होगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान गारंटर नहीं बनेगा? एक एग्जांपल देती हूँ समझने के लिए और हम लोगों को समझाने के लिए। अभी बॉर्डर बंद है, कुछ अरसे के बाद बॉर्डर खुलना ही खुलना है। जब बॉर्डर खुलेगा तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कौन आ रहा है, क्या करने आ रहा है, किस नीयत से आ रहा है? क्योंकि अभी तो हम यही कहते हैं कि जो महाजरीन यहाँ पे बैठे हैं पाकिस्तान में, वो ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, बल्कि उनको संभालने में पाकिस्तान को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहूँगा, आप 20, 25, 30 साल पुरानी बातें कर, उस वक्त इस बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग नहीं थी। अब इस बॉर्डर पर फेंसिंग है। ये तय है कि बॉर्डर क्रॉस करने का जो इंटरनेशनल तरीकाकार है उसका एहतराम किया जाएगा। अभी पिछले दिनों चाइना का बॉर्डर बंद हुआ, अब हमारे पर एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड एरिया है, उसकी जो सप्लाईज है वो हमारे इलाके से गुजर के जानी है। हमने चमन के बॉर्डर को इसी खदशे के तहत बंद रखा कि इन्फ्लक्स ना हो जाए, तो हजार ट्रक वहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो फिर हमें वो खुलना पड़ा। लेकिन क्या वहाँ भी यही हुआ कि दाखिल वो होगा जिसके पास इंटरनेशनल तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक एक कागज होगा। यू कैन कॉल इट ए पासपोर्ट, यू कैन कॉल इट ए परमिट, यू कैन कॉल इट ए एंट्री वीजा, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। वो नहीं है यहाँ से किसी की आई पहाड़ से उतरा और किसी अपने गाँव से गुजर के चला गया, वो नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुबारकबाद दी है दोस्तों और साथियों को। जिन लोगों ने मुबारकबाद दी ये उनके दोस्त हैं, साथी हैं, उनके मदरसों में पढ़ के गए हैं, उनके साथ उनके तल्लुकात, और आप पता नहीं क्यों उन तल्लुकात को नजायज इधर क्यों रह गए, फिर उधर चले जाते हैं। मतलब उनको फिर बताएं ये पाकिस्तान है या अफगानिस्तान नहीं है। जी सर, जी सर। मोहतरमा अगर सवाल किया तो हौसला भी कर लें। जी सर। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला ऑक्सफोर्ड तो शाबाश देता है, मुबारकबाद देता है, उस पर आपको इतराज नहीं। कैमरे वाले को मुबारकबाद है, आपको इतराज नहीं। बच्चों के पार्टियां करें, आपको इतराज नहीं। आपको इतराज है कि मौलाना फजल रहमान जिसके मदरसों से उठ के ये वहां पे कंधार में पहली मरतबा बेनजीर के दौर में
जब जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने ट्रक लेके जाने थे कॉटन के और रास्ता लेना था ताजिकिस्तान के इलाके का, हम तो तारीख को अगर नहीं पढ़ना चाहते हमारी मर्जी है। दे आर डिफरेंट पीपल, इफ दे आर नॉट डिफरेंट पीपल, बहुत जल्दी उनकी तमाम इमदाद बंद हो जाएगी। इखलाकी इमदाद वो जैसा आदमी भी नहीं करेगा, माली इमदाद वो तमाम ममालिक बंद कर देंगे जो उनको फंडिंग करते हैं, तो फिर वो उसी मुश्किल का सामना करेंगे तो माजी में करते थे। और जिस तरह अपना दिफाई तजिया का कह रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसी नई नस्ल आ गई है जिसके पास पैसा है, जिसको नहीं आपने कल देखा जो जैम पैक की वो तस्वीर दिखा रहे थे कारों की, उतनी कारें लाहौर की सड़क पे हैं जितनी अपना कल काबुल की सड़क पे थी। तो एक तब्दीली आई है। और अगर वो कहते हैं कि वो बदला नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कत्ल नहीं करना चाहते, मुझे सपोर्ट करना चाहिए। और जिस दिन वो कत्ल करेंगे आई विल अपोज देम, जिस दिन वो इंसानियत की तौहीन करेंगे आई विल अपोज देम। सर खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्होंने टारगेटेड लोगों की लिस्टें बना ली हैं, जिन लोगों को उन्होंने टारगेट करना उनको छोड़ेंगे नहीं। जी ये खबर आप तक पहुंची होगी, किस जरिए से पहुंची है वो जरिया मेरे पास नहीं है। मैं वाज़ेह बात कर रहा हूँ, मैं उनकी हमायत करूंगा जब तक कि वो कत्ल की बात नहीं करते, जब तक वो औरतों को घरों में बंद नहीं करते, जब तक कि वो हालात जैसे चल रहे हैं उनमें बड़ी अहम रुकावट नहीं डालते। बाकी रहा इस्लाम के हवाले से जो उनकी सोच है वो ढकी छुपी नहीं है, हम सबको पता है वो क्या है। ये एक नई बहस होगी कि क्या आप मानते हो या नहीं मानते हो, ये एक नई डिबेट है। लेकिन फिर मैं पूछ सकता हूँ कि फ्रांस में जो कवानीन है उसमें हमारा क्या इन्फ्लुएंस है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ईरान के मामलात में हमारा क्या इन्फ्लुएंस है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि चाइना को मैं मजबूर कर सकता हूँ कि वो अपने तरीक़ेकार को बदले? क्या मैं मजबूर कर सकता हूँ रूस को कि वो अपनी सोच और फिक्र को बदले? ऐसा नहीं है। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, इंसानियत की तौहीन ना हो, इंसानी जो बुनियादी हकूक है उनकी तौहीन ना हो, औरतों के साथ जुल्म ना हो, तालीमी इदारे बंद ना हो, लोगों से बदला ना लिया जाए। They have a right to rule their country. और Fair जब वो enough, sir. नहीं करेंगे, then I have a right to oppose them. बस Fair इतना enough. रखें। फेयर इनफ। ब्रेक लेते हैं। बेग साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी कि पाकिस्तान की आखिर पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इस छोटे से वक्फे के बाद विल बी बैक। वेलकम बैक जी। मेरे साथ मौजूद है जी कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, ऑफ द रिकॉर्ड जिनसे बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। आई होप सो ही इज थिंकिंग लाइक वाइज। इफ्तिखार अहमद साहब हैं, मोहसिन बेग साहब हैं मेरे साथ। मोहसिन बेग साहब, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? बिकॉज पाकिस्तान के साथ ना एक प्रॉब्लम ये भी है कि अव्वल तो पॉलिसी होती नहीं है, कोई पहले से तैयार नहीं होती। अगर पॉलिसी बन भी जाती है तो हम पाकिस्तानी ये श्योर नहीं होते कि उस पॉलिसी के ऊपर कहीं यू टर्न ना आ जाए, वो पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि कर्नल साहब ने 2 दफ़ा मुझे कहा कि नहीं हमने पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हम फैसिलिटेट करेंगे। अब फैसिलिटेट करते करते गारंटर बन जाएं, कुछ और बन जाएं, मतलब उनके लिए वीज़ा खोल दें, क्या लाइक यू नो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? मोहसिन बेग साहब। बीनी साहिबा, इफ्तिखार भाई मौजूद हैं। अभी तक तो हमारी कश्मीर पॉलिसी, हमारी अफ़गानिस्तान पॉलिसी वो तो एक फेलियर साबित हुआ। अब आगे देखना है कि हम बहुत ही प्रीवियस एक्सपीरियंस से सबक सीखें। हम कभी नहीं चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी कि अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हों और वहाँ से हमें नुकसान आए, जैसे कि पहले हो रहा था। NDS बनी, इंडिया ने बनाई, रॉ मिल के साथ वहाँ बैठ गया। इंडिया ने बहुत सारा पिछली ये जो अशरफ गनी साहब हैं और वो जो करज़ई साहब की हुकूमतों में बहुत एक्सेस लिया अफ़गानिस्तान में, और उसकी वजह से हमारे ट्राइबल एरिया में, हमारे मेन लैंड पाकिस्तान में, हमारे बलूचिस्तान में उन्होंने बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ की जिससे हमें बहुत जानी माली नुकसान हुआ। हमारे रियासत के अदारों पे अटैक्स हुए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई माहौल पैदा हो कि क्रॉस बॉर्डर से ऑपरेट किया जाए या यहाँ पे किसी ग्रुप को सपोर्ट किया जाए, जैसे TLP पाकिस्तान बना। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की बिल्कुल हम मदद कर रहे हैं, करते आए हैं, हमेशा से की है। और अगर हम जैसे इफ्तिखार भाई कह रहे थे बॉर्डर 4 दिन बॉर्डर बंद करें तो इनकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो अच्छे हमसाये के तरीके से रहते हैं, अपना फ़लसफ़ा हमारे मुल्क में थोपने की कोशिश ना करें, हमें कोई ऐसी वो नहीं है कि हम उनकी मदद ना करें, करेंगे ज़रूर, पहले भी कर रहे हैं। 30 लाख उनके जो रिफ्यूजीज़ हमने रखे हैं, अभी भी इन्फ्लक्स आएगा, अभी बहुत से लोग आना चाह रहे हैं पाकिस्तान।
तो बेसिकली हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए एज ए रियासत, क्योंकि गवर्नमेंटें आती जाती रहती हैं। हमारे एक साहब जो अभी बैठे हैं वो भी रियासत मदीना का रोज़ जिक्र करते हैं। तो मकसद ये है कि रियासत की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो और जिससे रियासत को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, और वो अपने मफादात, देखिए दुनिया हर मुल्क अपने मफादात देख कर पॉलिसी बनाता है। हमें अपना कोई जज्बा या मज़हब के नाम के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसको रियासत को नुकसान हो। तो मेरी ख्वाहिश होगी, मुझे नहीं पता कि अभी इन्होंने पॉलिसी क्या बनाई है, आज भी बैठे हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिसी साज समझते हैं, मजबूरी भी समझते हैं, लेकिन उनको मफादात अपने मुल्क का, अपने अवाम का सबसे ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए, बजाय इसके किसी और की हेल्प इस कॉस्ट पे कर दें कि अपने मुल्क को डैमेज करने, जो कि हमने पहले किया हुआ है। जी कानून साहब, जी, द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट शुड बी द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान? देखें, जैसे बेग साहब भी बात कर रहे थे, अफ़गान इशू जो अभी है करंट इशू, इसमें हमें पॉलिसी कोई एक पॉलिसी मतलब उसका कोई एक वो नहीं होगा कि वन पॉइंट पॉलिसी नहीं वैसे होगी। इसके एक एग्जांपल दे के गए हैं, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड जी। सॉरी टू कट यू, जी जी प्लीज। वो अमेरिका दे के गया 20 साल, हुकूमत बदलती रही है, जी, हुकूमत बदलती रही है, जो बाइडेन आया है और उसकी हुकूमत के अंदर जो है इनखला हुआ है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी वो एक ही रही है अफगानिस्तान में। अब जैसे पाकिस्तान की तरफ भी अप्रोच एक ही है, वहां पर सदर जो चाहे मर्जी हो, लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील करना है वो उन्होंने डील, तो हम ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं डिराइव कर उसकी सकते? रीज़न थी ना, अमेरिका की जो आप मिसाल देंगे उसकी रीज़न ये थी कि वो हिस्टोरिक ट्रेजेक्ट्री थी जो अफगानिस्तान की, उसको वो नहीं समझे। देखें, एल्विन टॉफलर ने एक किताब लिखी थर्ड वेव, उसमें उसने कहा कि जी पहली वेव जो एग्रेरियन थी, दूसरी इंडस्ट्रियल थी, तीसरी इंफॉर्मेशन एज है, और इस सब को जो इनकम्पस करता है वो कल्चर है। तो अमेरिकन जो थे उन्होंने इन्वेस्ट किया सिर्फ काइनेटिक्स के ऊपर, उन्होंने जो बिल्डिंग दी नेशन, बिल्डिंग दी जो स्टेट थी, इन टू टर्म्स, बिल्डिंग दी स्टेट में सिर्फ आर्मी नहीं आती, सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उसके पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आती है, जैसे इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे, उसके ऊपर अमेरिकन ने कंसंट्रेट नहीं किया। आई थिंक ये अब टाइम है कि आप हमें इफ्तिखार साहब पे ना डालें, आप ये बताएं कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इफ्तिखार साहब से मैं खुद पूछूंगी कि पॉलिसी ये होनी चाहिए कि सारा कुछ आप इफ्तिखार साहब के कंधे पे रख के ना डालें। नहीं, मैं पॉलिसी का हाँ, बताता हूँ। देखिए, पॉलिसी जो है ना वो ट्रायंगुलर होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल, पॉलिटिकल पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पॉलिसी में द अफगान पीपल शुड डिसाइड देमसेल्फ कि उन्होंने क्या करना है। इकोनॉमिक पॉलिसी में अफगानिस्तान खाली इस क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकता, जो नेबर्स हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको इसमें उसका जो है वो हेल्प करनी पड़ेगी। और जो कल्चरल पॉलिसी है और जो इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, ज़ाहिर है उसका सोशल बैकलॉग या सोशल बैगेज जो है वो हमें आएगा। ठीक है, उसकी भी एक पॉलिसी होनी चाहिए। एक मिनट है, बस एक मिनट में बता दें, साथ ही साथ ये कि जो पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के वाकयात हो जाते हैं उसमें आप खात्मा देख रहे हैं? देखिए, बात बड़ी क्लियर है, मैं ज़ियाउर हक का बहुत बड़ा मुखालिफ और नक़ाद हूँ। मुझे उसकी एक बात बड़ी पसंद थी कि अपने नजरिए को छोड़ो नहीं, दूसरे के नजरिए को छेड़ो नहीं। That is the policy, and it should be the policy. Got it, sir. I have to wrap up. I have to wrap up with these golden words by इफ्तिखार साहब। आज के लिए बस इतना ही, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। I'll see you all tomorrow। आज के लिए तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।